जी अस्सलाम वालेकुम, कैफर। आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 का लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करना है हमने, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। आज के लेक्चर के बाद आप थ्योरेटिकली इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी खुद की कंपनी बना सके, अपनी खुद की कंपनी। उसका प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा। लेकिन याद रखिए, हर वो काम जो हम सीखते हैं वो करने वाला नहीं होता, क्योंकि हमारा काम है इस कंपनी बनाने से कहीं ज्यादा अहम कंपनी चलाना। तो चैप्टर 1 के एंड में आपको कंपनी बनाना सिखाया जाएगा, चैप्टर 2 से ऑनवर्ड कंपनी चलाना सिखाया जाएगा। कंपनी बनाना सीख ले, लेकिन प्रैक्टिस में आपने क्या करना है, 5,000 रुपया किसी वकील को देने, उसे कहना हमारे लिए कंपनी बना दो। आपने 2-3 दिन लगा के 5,000 वाला काम नहीं करना, बल्कि आपने ऐसा काम करना है कि 1 घंटे में 50,000 कमा ले। ठीक है, प्रोसेस आपको सिखाया जा रहा है, लेकिन ये भागदौड़ करने वाला काम नहीं करना। जो इस तरह के रूटीन नेचर के मामला काम होते हैं ना, उसमें आपने पैसे नहीं बचाने, उसमें किसी को 2, 4, 8, 10,000 देके काम करवाना है। खुद बड़े वाले टास्क, बड़े वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। एग्रीड? तो प्रोसेस सीख लेंगे, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पास होने के लिए बस प्रैक्टिकली नहीं करना। प्रैक्टिकली दूसरे पर्सन से ये काम करवाना है, ठीक है। हम खुद कोई और ज्यादा हम वाले काम करेंगे। लेकिन बहरहाल आज के लेक्चर में चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर की वैल्यूएशन हो जाए। कितने स्टूडेंट पढ़ के हैं, जरा हाथ उठाइए। कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट की है, हाथ उठाइए जरा। असाइनमेंट कोई नहीं थी तो क्या करके आए हैं भाईजान आप? असाइनमेंट तो थी नहीं, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, प्रीवियस असाइनमेंट हो गया, प्रीवियस असाइनमेंट की पेंडिंग थी वो कर रहे हैं, ठीक है। चले, आपको समझ आई कि नहीं कंसेप्ट की? आइए जरा इवैल्यूएट करते हैं। क्विज लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया, सिस्टम आपको पता है। क्लिक कीजिए। क्विज के लिए तैयार है तो बताइए, क्या तैयार है? स्टार्ट करें जी। चलिए, पहला क्वेश्चन CRN जरूर लिखना है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे था। वो कह रहे मेंबर्स ने इतराज किया है कि भैया कंपनी ने वोटिंग सिर्फ और सिर्फ इन पर्सन और इन प्रॉक्सी लॉ की है। क्या बताइए, जो मेंबर वोट कास्ट करेंगे सिर्फ इन पर्सन या थ्रू प्रॉक्सी कर सकते हैं, कि कोई और तरीकाकार भी है? और तरीकाकार क्या है, यही वो पूछ रहा है। मेंबर में वोट ओनली इन पर्सन एंड बाय प्रॉक्सी व्हाइल पोस्टल बैलेट इज लिमिटेड टू लिस्टेड कंपनी। नहीं 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 नहीं, 4 मेथड है और वो हर कंपनी के लिए। Members में वोट इन पर्सन, बाय प्रॉक्सी, बाय पोस्टल बैलेट और थ्रू वीडियो लिंक की फैसिलिटी एग्जिस्ट। यस सर, ये ऑप्शन ठीक है। तो चारों ऑप्शंस है। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? बीटा। शाबाश। नेक्स्ट आगे चलते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ऐसा ही है ना, तो आगे चलते हैं। जनरल मीटिंग है। जनरल मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। तो उसमें ये जो रेजोल्यूशन पास हुई स्पेशल है? नो सर। कौन सी है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी है, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से, और मैटर भी ऑर्डिनरी वाला ही था, बट ठीक है। करेक्ट ऑप्शन, शाबाश, डी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग सिंपल मेजोरिटी। ये स्पेशल रेजोल्यूशन 32 भाईजान क्या कर रहे हैं? ऐसे ना करें, स्पेशल रेजोल्यूशन में बताया हुआ है 3/4 मेजोरिटी 75% के इक्विवेलेंट होती है। 3/4 मेजोरिटी, एक है 3/4 नहीं है भाई, खुदा का खौफ करे। ये वाले मर्जी है आपकी। चलिए आगे चलते हैं।
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की अल्ट्रेशन करनी है, मीटिंग हो नहीं तो क्या ये स्पेशल रेजोल्यूशन, द रेजोल्यूशन वैलिड है इफ 75% मेंबर प्रेजेंट अप्रूव इट? नहीं, क्यों नहीं वैलिड भाई? दो और कंडीशन भी तो है, सिर्फ 75% वाली कंडीशन नहीं है स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए। ये भी रिक्वायर्ड है कि अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है ना तो कम से कम 21 दिन पहले नोटिस देना है। ये भी रिक्वायर्ड है कि जो नोटिस देना है उसके अंदर मेंशन लिखा होगा, क्या होगा कि इस मीटिंग में हमने ये वाली स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। अचानक धमाका थोड़ी कर देना मीटिंग में कि ये भी रेजोल्यूशन पास होनी है, पहले बताना पड़ता है। ये देखिए विदाउट 21 डेज की भी वायलेशन हुई है और आपने मेंशन भी नहीं किया कि स्पेशल रेजोल्यूशन होगी, तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकती। ये कल वाला लेक्चर इन्होंने सही तरीके से नहीं ये लिया। 14 डेज में वैसे फिर भी एक शर्त ऐसी है कि उसमें 14 डेज फिर भी चले सही माना जा सकता है। क्या? सारे के सारे मेंबर्स अगर एग्री करें, जो कि तकरीबन नामुमकिन ही है। ऐसा ही है, घर में आज क्या हंडिया बकेगी, कौन सा सालन बनेगा, इस पे सारे घर वाले एग्री नहीं करते, तो वो पता नहीं किधर किधर कौन सा शेर वो आपके ख्याल में एग्री करेंगे सारे? वो बहुत मुश्किल कंडीशन है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने लिखी है तो लिखी है, ठीक है। हो सकता है, लेकिन किस शर्त में हो सकता है? इसमें तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना, इसमें तो एग्री भी नहीं उसने कुछ बताया होगा। तो ये 49 स्टूडेंट्स नहीं, ये कंसेप्ट सही है भैया, ऐसे नहीं चलेगा। आगे चलते हैं, ये वाले गुड हैं, ये गुड बच्चे हैं, शाबाश शाबाश। वो भी गुड है, बस थोड़ा रिवीजन करनी है उन्होंने, आज जाके करेंगे ये। सेवन डे अभी 21 डेज पढ़ा है हमने, फिर उसने 7 डेज पूछ लिया। एग्री करके सारे एग्री कर गए हैं, किधर लिखा हुआ है? हाँ, यूनानिमसली एग्रीड, शाबाश। यूनानिमस का मतलब होता है सारे के सारे यक जुबान हो के उन्होंने कह दिया ठीक है जी, तो ठीक है, सारे एग्री कर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इधर सी में क्या मसला था? नो बिकॉज मिनिमम 21 डेज नोटिस इज मैंडेट। ये मैंडेटरी तब है जब सारे एग्री ना करें, ये एक्सेप्शन है, ये जनरल कंसेप्ट है, ये इसकी एक्सेप्शन है। शॉर्टर पे भी हो सकता है अगर सारे एग्री कर जाए, तो ये तो एक्सेप्शन है ना, इसमें सारे एग्री कर गए तो ये हो सकता है नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर बिलाल आ गया है, मिस्टर बिलाल ने प्रॉक्सी के जरिए से वोट कास्ट करना है। यानी मिस्टर बिलाल कह रहा है मेरे को कोई काम है, मैं नहीं आ सकता मीटिंग में, प्रॉक्सी भेजता हूं किसी को। प्रॉक्सी उस बंदे को कहते हैं जो मेंबर की जगह पे आएगा। क्या कहते हैं? जैसे कॉलेज में होता था ना, आप जिस दिन गैर हाजिर हो तो दोस्त को कहते हैं मेरी प्रॉक्सी लगा देना। ये वही है प्रॉक्सी, कि हम गैर हाजिर हैं मेंबर और हमारी जगह पे किसी और बंदे को भेज दिया, वो जाके मीटिंग में हमारी हाजिरी लगवाएगा वोटिंग में, वो है प्रॉक्सी। क्या प्रॉक्सी की लॉ ने इजाजत दी है? कॉलेज में इसकी इजाजत नहीं होती थी, क्या कंपनी की मीटिंग में इसकी इजाजत है? है, बिल्कुल है। शाबाश, हाँ ये अच्छा, ये खुश किया आपने, ये कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है प्रॉक्सी वाला आपका, गुड। हालांकि ये भी कोई इजी कंसेप्ट नहीं था। चले आगे चलते हैं। सेक्शन 42 जैसे ही लिखा हो आपके जहन में क्या? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, शाबाश। हाँ तो फाइन देना पड़ेगा ना इनको, ठीक है ना? नहीं, फाइन वाली बात ठीक नहीं है। लाइसेंस रिवोक होगा, लिखा हुआ था। हाँ, पहले अपॉर्चुनिटी देगा, अपना मौकफ वाजे करें, फिर उसके बाद। अच्छा, यहाँ पे 2 कुएं हुए हैं,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी नहीं और एनुअल रिटर्न भी फाइल। अगर सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल ना करे, एनुअल रिटर्न कर दे, तो फिर बताइए, फिर लाइसेंस रिवोक हो सकता है कि नहीं? फिर भी हो सकता है। इन दोनों में से आ रहा है, यहां ये हो जाए फिर भी, ये तो दोनों हो गए। ये तो 2 रीजन दे दिया लाइसेंस रिवोक करने की। तो एससीसीपी रिवोक कर सकता है लाइसेंस, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दे। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग का मतलब क्या है? याद रखें, इंसाफ का तकाजा है, किसी के खिलाफ भी कोई एक्शन लेना हो, पहले उसे अपना मौका वाजे करने का मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, वो हमारे उस्ताद ने मुझे आज तक मिसाल याद है, हमारे टीचर ने क्लास में मिसाल दी थी। उन्होंने कहा था, अगर कोई आपके पास बंदा आया और कहने लगा देखो दूसरा बंदा कितना जालिम है, मेरे 2 दांत तोड़ दिए उसने, तो आपने उसकी बात पे यकीन नहीं करना, पहले दूसरे बंदे को जाके देखो, हो सकता है उसकी 2 टांगे टूटी हो। ऐसा कि नहीं कि दूसरे बंदे के खिलाफ फौरन फैसला कर दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी कि भैया वो आके अपना मौका वाजे करे। तो इसलिए लॉ में कई जगहों पे कंपनी लॉ में ही आएगा अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। इसका मतलब समझ गया आपको कि उस कंपनी को उसके नुमाइंदों को बुला के बोला जाएगा आपके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, आपको कोई इतराज है तो बताएं, क्यों ना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, प्रॉफिट भी कमाना चाह रहा है, नाम में लफ्ज लिमिटेड में, ये तो नहीं हो सकता, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, मेरे ख्याल में तो ये कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा ही है क्या? ओके ओके, नो, बिकॉज किस वजह से नहीं हो सकता? ऑब्जेक्टिव मस्ट प्रमोट चैरिटेबल यूजफुल पर्पसेस एंड प्रोहिबिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा थोड़ी है डिविडेंड भी फायदा भी ले रही है, नहीं नहीं। हाँ, क्राइटेरिया कहने लगा ये तो कंपनी ही नहीं है, क्योंकि इसके नाम में वर्ड लिमिटेड ही नहीं है। अब ये कंपनी नहीं है तो इसका मतलब है इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। क्राइटेरिया लिमिटेड है, कंपनी है कि नहीं है? कंपनी है, और इसकी लाइबिलिटी भी क्या है? हालांकि नाम में लफ्ज लिमिटेड नहीं, एक्सेप्शन है। नॉर्मल रूल क्या है? एग्जाम में हर क्वेश्चन में आपने यही रूल ध्यान में रखना है, एग्जाम के हर केस स्टडी के अंदर नाम में लफ्ज लिमिटेड है तो कंपनी है, लफ्ज लिमिटेड नहीं है तो कंपनी नहीं है। लेकिन अगर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वाला क्वेश्चन हुआ तो फिर याद रखें, फिर नाम में लफ्ज लिमिटेड नहीं है, उसके बावजूद भी कंपनी होगी। यही तो उसको सहूलत मिलती है, यही तो प्रिविलेज है इसके लिए। सेक्शन 42, सेक्शन 42, सेक्शन 42। क्या लाइसेंस रिवोक हो सकता है? हाँ जी, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ जो काम किया जा रहा है तो लाइसेंस रिवोक हो सकता है। शाबाश। आर्टिकल ड्राफ्ट किया लेकिन फॉर्मेट वो फॉलो नहीं किया जो कि एससीसीपी ने दिया हुआ। एससीसीपी ने, हाँ, वो एससीसीपी ने क्या एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मेट को एससीसीपी ने बताया हुआ है, तो वो मानना जरूरी है। नहीं मानना तो क्या किया? एससीसीपी कह रहा ठीक है, आपने फॉर्मेट, आपकी मर्जी, मेरा लाइसेंस मेरी मर्जी, मैं लाइसेंस भी नहीं दूंगा। रिफ्यूजल वैलिड है क्या?
ओके, लास्ट क्वेश्चन, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है अभी। मेंबर कह रहे हैं पोस्टल बैलेट ये सही नहीं है, इसके लिए कमीशन से इजाजत लेनी पड़ेगी। नहीं सर, बताइए, कंपनीज एक्ट ऊपर के एससीसीबी ऊपर? कंपनीज एक्ट ऊपर। कंपनीज, हाँ कंपनीज एक्ट, कंपनी से एससीसीबी कंपनी से ऊपर है, कानून से ऊपर नहीं है। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, तो कानून में जब ये लिख दिया कि पोस्टल बैलेट हो सकता है, एससीसीबी से इजाजत लेने की जरूरत है क्या? नहीं, लॉ में लिखा हुआ कर सकते हैं तो मतलब कर सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए आपके लिए पब्लिक कंपनी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना जरूरी है। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं? नहीं, आइंदा जब कभी मैं आपसे पूछता, केस स्टडी का असूल सुन लें, आइंदा जब कभी मैं आपसे पूछूंगा पब्लिक कंपनी के मेंबर्स कितने हैं, आज दे बोलना सर इफ अनलिस्टेड देन 3, इफ लिस्टेड देन 7। तो मुझे प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स कितने हैं मिनिमम? हाँ, इफ एज सिंगल मेंबर कंपनी तो 1, इफ अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी तो 2। शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है, लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, 3 मेंबर जरूरी है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे सेक्शन 42 वाली कंपनी। ओए, ये क्या है? अच्छा, आपको ये लगा है कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो उसको फौरी तौर पे उड़ा दें, उससे कोई पूछना भी नहीं चाहिए? क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग इसका भी हक है कि नहीं? ऐसी भी ऑर्डर इज मेंट बिकॉज कंपनी मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन। कंपनी को अपॉर्चुनिटी हर हाल में देनी चाहिए। जब भी लाइसेंस, जितने भी एग्जांपल है हम सब में सब नीचे इकट्ठा लिखा हुआ है एक ही दफा कि किसी भी केस में लाइसेंस रिवोक करना है, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी चाहिए। चलिए, हमारी क्लास के टॉपर, शाबाश। सीआरएन क्यों नहीं आप लिखते? टाइम नहीं मिलता। शाबाश। फर्स्ट पोजीशन किनकी है? फर्स्ट पोजीशन किन है? सेकंड पोजीशन इधर भैया। थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन किनके? हाथ उठाइए। फोर्थ पोजीशन, फोर्थ किसकी है? हाइब्रिड क्लास में, शाबाश शाबाश, ये चीज। फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन जरा हाथ ज्यादा ऊपर उठाएगा, हाथ नजर आए। सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ, एट्थ, एट्थ पोजीशन किनकी है? ये ऑनलाइन वालों की लिखते हैं। नाइन्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, टेंथ पोजीशन, ठीक है जी, टेंथ पोजीशन, शाबाश शाबाश। चलिए, ये था हमारा क्विज। अब प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो फटाफट पूछ लीजिए, फटाफट क्वेश्चन पूछ ले प्रीवियस लेक्चर में से। एसोसिएशन हो जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के नहीं, किसी एरिया के, फॉर एग्जांपल मॉडल टाउन का होती है, और जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं वो डिफरेंट रिलीजन्स के हैं,
ज्यूज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, तो अगर हम रिलीजन को सपोर्ट करें, फॉर एग्जाम्पल इस्लाम को सपोर्ट करें, वो अनफेयर नहीं होगा? इन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में याद रखे कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी रिलीजियन का पर्सन किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकता है। उन्होंने एक एग्जांपल थोड़ी क्रिएट किया, लेकिन उसका एंड सोल्यूशन यही है। एग्जांपल मैं रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट यही है। क्या? किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी रिलीजियंस के लोग आगे कर सकते हैं। लॉ की तरफ से पाबंदी नहीं है, वो अब आपको खुद बताना है, देखना है कि किन लोगों को साथ मिलाना है, किनको नहीं मिलाना। ठीक है, इनका क्वेश्चन यह है कि अगर कोई इस्लामिक एक्टिविटी से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें कोई फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन है, कोई ज्यू है, उसको उसका मेंबर बनाया जा सकता है? तो बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये जो क्रिश्चियन है या नॉन मुस्लिम है, ये क्या इस्लाम की खिदमत नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने काम लेना, अल्लाह ताला चाहे तो काम लेगा। अगर खुदा ना किसी के साथ हमारी जंग हो जाए तो ये चाइना साथ मिलकर लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? अगर हम इस्लाम के लिए लड़े हो तो चाइना तो मुस्लिम तो नहीं है, नॉन मुस्लिम है, ठीक है। तो वो हो सकता है किसी भी लीगली किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी मेंबर बना सकते हैं। ये आपने खुद देखना है, जिन लोगों ने मिलजुल के काम करना है ना, उन्होंने देखना है हमारे किसके साथ सोच मिलती है, किसके साथ नहीं मिलती। और कोई क्वेश्चन? नहीं, बिजनेस प्रॉफिट के लिए नहीं होता, ये वाला बिजनेस प्रॉफिट के लिए नहीं है, ये वाला बिजनेस नेकियों के लिए है। ये हाँ जी, इसमें कोई प्रॉफिट पर्पस नहीं होगा। प्रॉफिट पर्पस होगा तो फिर एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट की लाइसेंस नहीं मिलेगा, फिर नॉर्मल कंपनी का लाइसेंस मिलेगा। नहीं, बिजनेस अलग है, वो लॉ टू लॉ वेरी करता है। किसी लॉ में शायद बिजनेस का मतलब यही हो प्रॉफिटेबल एक्टिविटी, लेकिन यहां पे वो ये बता रहा है कि एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट का लाइसेंस लेने के लिए प्रॉफिटेबल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, सर्व करना होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम अपने कंसेप्ट को आगे। कल के लेक्चर में हमने दो चीजें सीखी थी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट के हवाले से। एक वो कंडीशन जिनमें लाइसेंस मिलेगा और दूसरी वो कंडीशन जिनमें लाइसेंस रिवोक होगा। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? अगर लाइसेंस रिवोक होगा तो क्या होगा। आज तीसरी और आखिरी चीज एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या? अच्छा, जब लाइसेंस मिलेगा तो कंपनी का स्टेटस क्या होगा? उसे सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे, राइट्स मिलेंगे जो कि पब्लिक कंपनी लिमिटेड के होते हैं, और उसकी लायबिलिटीज भी वैसी ही होंगी चाहे पब्लिक कंपनी की होती हैं, लिमिटेड कंपनी की, लेकिन उसके नाम में वर्ड लिमिटेड नहीं आएगा। तो अगर लाइसेंस रिवोक हो गया, क्या हो गया? लाइसेंस रिवोक हो गया तो क्या होगा? सुन लीजिए, ये तरतीब से चलेगा। ये आसान कंसेप्ट है, तरतीब से चलता है। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो क्या क्या होगा जब लाइसेंस रिवोक होगा? तो क्या क्या होगा ये सुन लीजिए। कंसेप्ट की हेडिंग क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेवोकेशन। कह रहे इमीडिएट रिक्वायरमेंट, फौरी तौर पे क्या करना है जब लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। 22 मार्च 2025 को लाइसेंस रिवोक हो गया तो 23 मार्च को कंपनी ने क्या करना है? नंबर 1, once SECB revokes the license, company must stop all activities except recovering money owed to it. उसने अपनी सारी एक्टिविटीज बंद कर देनी है। लोगों से डोनेशन कलेक्ट करने के लिए जो जो उन्होंने सेमिनार का प्लान बनाया था, लोगों से मेल मुलाकात का प्लान बनाया था, वो सारी एक्टिविटीज खत्म कर देनी है। हाँ, अगर किसी से अमाउंट रिसीव करनी थी ना, यानी डोनेशन नहीं लेनी, डोनेशन इकट्ठी नहीं करनी, किसी को उधार दिया था वो वापस लेना है तो वो कर सकते हैं। डोनेशन के पैसे वसूल नहीं कर सकते, किसी को उधार पैसे दिए थे वो वसूल कर सकते हैं। पहली लाइन का मतलब समझ आया? स्टॉप ऑल एक्टिविटीज। कौन सी इनकी सबसे ज्यादा एक्टिविटीज कौन सी होती है? वही चैरिटेबल एक्टिविटीज, चैरिटी इकट्ठी करने के लिए। कहता है नहीं करना। क्यों नहीं करनी चैरिटी इकट्ठी? लाइसेंस रिवोक हो गया तेरा, नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते। दूसरा, नॉट रिक्वेस्ट और एक्सेप्ट डोनेशन।
किसी से डोनेशन को एक्सेप्ट रिक्वेस्ट नहीं करना। और हमने कोई मीना बाजार प्लान किया हुआ था, उधर हमने कहा था कि 2-4 प्रोग्राम ड्रामे शामे दिखा के लोगों से चंदा मांगेंगे, क्या वो कर सकते हैं? ऑल एक्टिविटी स्टॉप करते हैं। लोग चंदा देने के लिए भी आए ना उधर हमारी कंपनी में, फिर भी उसको वसूल ना खुद जाना है ना लोग डोनेशन देने के लिए है तो डोनेशन एक्सेप्ट करनी है। क्यों नहीं एक्सेप्ट? कोई पूछेगा क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे डोनेशन? ये लाइसेंस कैंसिल हो गया है। किसी ने पूछा क्यों लाइसेंस कैंसिल हुआ है तो क्या कहेंगे? क्यों लाइसेंस कैंसिल हुआ है? कोई एक कंडीशन बता देना भाई। आप कहेंगे हम टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। यही कह रहे हैं ना भाई, इसने कहा है। कोई पूछेगा लाइसेंस क्यों रिवोक हुआ, क्या बताएंगे? हाँ, बुक और रिकॉर्ड के ये अच्छी अच्छी मिसालें दिया करें ना। वो मनी लॉन्ड्रिंग की मिसाल दे रहे हैं, वो टेररिस्ट है। नहीं, कोई भी है ठीक, पेपर में नंबर पूरे मिलेंगे। बुक्स एंड रिकॉर्ड्स में हिसाब किताब नहीं रखा था, कितने पैसे आए कितने के हिसाब किताब नहीं रखा था। तो डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करनी, एक्टिविटी सारी रोक देनी है, डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करनी। और सारे के सारे एसेट्स, मेरा तो ये ख्याल है नॉर्मल कंपनी वाला होना चाहिए सिस्टम। क्या सारे एसेट बेच के पैसे मेंबर को दे दो? यहां पे नॉर्मल कंपनी में ऐसे होता है, यहां पे ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये तो ना, इसमें तो मेंबर को कोई बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। तो फिर एसेट्स किधर जाएंगे? सवाल ये है, कंपनी तो बंद हो जाएगी, मसला कंपनी का नहीं है, वो तो हो गई बंद। मसला उस कंपनी की, अगर वो हॉस्पिटल था उसके सारी मशीनरी किधर जाएगी? दूसरे हॉस्पिटल के, दूसरा स्कूल, करीब एक दूसरा स्कूल है वो भी एनजीओ है, उधर ना ट्रांसफर कर दें। उसने क्या करने हैं? हाँ, सेम, शाबाश, सेम। तो यहां पे देखिए कह रहा है ट्रांसफर ऑल एसेट्स आफ्टर पेइंग डेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी जो अमाउंट किसी को पे करनी है वो पे करने के बाद जो नेट एसेट्स होंगे वो ट्रांसफर करो। ठीक है? किसको? अनदर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, कोई भी नहीं, विद सिमिलर ऑब्जेक्ट। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को अंडरलाइन कर ले, समझ है? सिमिलर ऑब्जेक्ट होंगे तभी एसेट उसके काम के होंगे, वरना नहीं। अस्पताल है तो तभी अस्पताल की मशीनरी उसके काम आएगी ना। विद इन 90 डेज, ऑर्डर के 90 दिन के अंदर अंदर एससीसीपी चाहे तो इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। ये सब बताइए, लाइसेंस रिवोक हो गया, कंपनी ने क्या करना है? सारी एक्टिविटीज रोक देनी है, डोनेशन एक्सेप्ट करना रोक देनी है, सारे एसेट्स लायबिलिटी को पे करने के बाद ट्रांसफर करने हैं सिमिलर। कब? विद इन 90 डेज। एससीसीपी चाहे तो टाइम को एक्सटेंड भी, इतना जालिम नहीं है एससीसीपी जितना आप समझ रहे हैं। उसके पास जब कोई एप्लीकेशन लेके जाए, कोई वैलिड रीजन हो, तो वो अक्सर एक्सटेंशन दे देता है कि चलो कोई बात नहीं 15 दिन और ले लो। ठीक है? फिर क्या है? कीप ओनली इनफ फंड्स टू कवर वाइंडिंग अप स्ट्राइकिंग ऑफ एक्सपेंसेस। हाँ, लेकिन अगर चाहे तो थोड़े से पैसे ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट अपने पास भी रख सकती है। सारे पैसे ना दूसरी एनजीओ को ट्रांसफर कर दे, थोड़े से पैसे अपने पास रख सकती है। किस मकसद के लिए? क्योंकि बाद में कंपनी के कफन दफन का इंतजाम करना है। कंपनी के जिस्म से रूह निकल गई है। जिस दिन एससीसीपी ने लाइसेंस रिवोक किया तो कंपनी के जिस्म से रूह निकल गई है। उसकी जो भी प्रॉपर्टी सासाजा जेब में जो कुछ पैसे पड़े थे, चीजें पड़ी थी, निकाल के किसको दे दी? कफन वाले को नहीं दी, वो वाली वार से दूसरे हमसायों को दे दी है। हमसाया जो इसी तरह का काम कर रहे थे, लेकिन थोड़े से पैसे रख लेने किस लिए? क्योंकि कंपनी को वाइंड अप करवाना है। याद रखें, कंपनी इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ एंड कंपनी इज वाउंड अप बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। कंपनी क्रिएट होगी तो वो भी प्रोसेस ऑफ लॉ से होगी और खत्म होगी तो वो भी। तो खत्म करने के लिए, क्रिएट करने के लिए भी रजिस्ट्रार के पास जाया जाता है, कंपनी खत्म करने के लिए भी रजिस्ट्रार के पास जाया जाता है। तो एससीसीपी के पास किस लिए जाया जाता है?
लाइसेंस लेने के लिए। लाइसेंस एससीसीपी देगा, लेकिन कंपनी रजिस्टर कौन करेगा? रजिस्ट्रार। तो लाइसेंस रिवोक हो गया तो कंपनी को भी अब खत्म करवाना है कि नहीं रजिस्ट्रार के खातों से, कि उधर रह रहे कंपनी खत्म कर, तो उसके पास जाना है तो आने जाने का जो इन ड्राइव का किराया है वो रख सकते हैं आप। डायरेक्टर जो है कंपनी के वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ पैसे रख लेंगे वाइंडिंग अप के लिए, ठीक है। और स्ट्राइकिंग ऑफ एक्सपेंस का मतलब है उसका नाम स्ट्राइक ऑफ करने के लिए, स्ट्राइक ऑफ कॉलेज में होता था ना, नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया, निकाल दिया रजिस्टर से। लाइसेंस दोबारा नहीं मिल सकता अगर वो हाँ वो मिल सकता है अगर वो माफी तलाफी हो जाए, काम दोबारा कर, तो वो अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग में फैसला हो जाएगा ना। अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग में उन्होंने माफी तलाफी कर ली, उन्होंने कहा आइंदा नहीं करेंगे, एससीसीपी ने टाइम दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर लाइसेंस रिवोक। फिर वो एसेट दोबारा मिल जाएंगे जो दूसरी कंपनी को दिए थे, एसेट वो दोबारा मिल अच्छा, आप सवाल से फिर सवाल निकालते हैं, फिर उसे दूसरा सवाल निकालते हैं जो उसने पूछना ही नहीं होता। तो मेरा दिल करता है कि आप अगर ये सवाल पूछे सर ऐसा हो सकता है, तो मैं कहूँ नहीं हो सकता, ऐसे कर दिया करूं। आपको सिलेबस की हद तक रखूं स्ट्रिक्टली कि सिलेबस के बाहर की चीजें आप पूछे तो बता दिया करूं। जैसे आप कहेंगे मैं वैसे चलूंगा, मेरे को कोई मसला नहीं है। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि सिर्फ सिलेबस की हद तक आपको रखा करूं? कितनों का ख्याल है कि सिलेबस से बाहर की भी चीजें बता दिया करूं? कितनों का ख्याल है सिलेबस से बाहर की भी चीजें बता दिया करूं, चाहे इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा और थोड़ी सी क्लासेस ज्यादा लग जाए? अब बताएं। देखा बोर्ड कम हो गए। चले कोई नहीं, बता दिया करूंगा, इसका मार्जिन रखा होता है हमने, बता दिया करूंगा। तो वो ऐसा बाद में आइसलाई हो जाएगी उनकी, बेफिक्र है, उनके पास जाके वापस ले लेंगे। भाई यहां पे क्या हुआ, यहां पे सारी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई इधर हो गई, लेकिन अभी कागजी कार्रवाई होना बाकी है। यहां पे देखिए सबसे पहला काम क्या हुआ, जब लाइसेंस रिवोक हुआ तो एक्टिविटीज खत्म, डोनेशन खत्म, एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, ठीक है जी। सिर्फ थोड़े से पैसे रख लिए अपने पास वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस के लिए। अब देखिए क्या होगा, और ये सारा काम कितने अरसे में करना है? एसेट्स 90 डेज में ट्रांसफर कर दिए एसेट्स। अब हमने कंपनी ने, जो कंपनी के डायरेक्टर है, इन्होंने एसेट्स ट्रांसफर करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास जाना है और उसे एक रिपोर्ट पेश करनी है। ए रजिस्ट्रार, कमीशन ने हमारा लाइसेंस रिवोक किया था, हमने सारे एसेट्स एज पर लॉ सिमिलर कंपनी को बेच के आपको ये रिपोर्ट जमा करवा रहे हैं कि हमने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। हमारी जो आखिरी जिम्मेदारियां थी वो भी पूरी कर दी है। ये कंप्लायंस रिपोर्ट किसने किसको देनी है? ये कंपनी ने रजिस्ट्रार को देनी है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, ठीक है। साथ में सबूत भी, सबूत में वो जिस कंपनी जिस सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर किया उसे रसीद लेके आए होंगे ना कि वो वसूल कर लिया, वो रसीद साथ लगा देंगे सबूत के तौर पे। फिर इसके बाद जब रजिस्ट्रार को कंप्लायंस रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार उस रिपोर्ट को पढ़ के अगर मुतमिन हो गया कि ठीक है वाकई में ट्रांसफर कर दिए हैं, रजिस्ट्रार इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर कंपनी की वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू कर देगा। कंपनी की वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू कर देगा, ठीक है। If it has no assets or liabilities, it may instead apply for removal of its name from the registrar. जैसे फर्ज कीजिए वो एडिशनल कंसेंट बता रहा है, अगर कंपनी का फर्ज करे कोई एसेट लायबिलिटी नहीं है, कोई एसेट लायबिलिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो फिर ये सारा काम ऊपर करने की बजाय डायरेक्ट वो एक ही अप्लाई करेंगे। कंप्लायंस रिपोर्ट की बजाय क्या करेंगे, सर हमारा नाम रिमूव कर दें, ठीक है जी। अब ये देखें, तरतीब ज़हन में रखनी है। सबसे पहले कमीशन का ऑर्डर पास हुआ, 90 डेज के अंदर अंदर एसेट्स हमने ट्रांसफर कर दिए। एसेट्स ट्रांसफर करने के 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को कंप्लायंस रिपोर्ट दी, कंप्लायंस रिपोर्ट के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ने वाइंडिंग अप शुरू कर दी, ठीक है। इफ कंपनी फेल्स टू फॉलो दीज रिक्वायरमेंट, अगर कंपनी ये काम नहीं करती, कंपनी को गुस्सा, उन्होंने कहा रजिस्ट्रार ने हमारा लाइसेंस कैंसिल किया, ठीक नहीं किया, हम नहीं एसेट ट्रांसफर करते, जाओ कर लो जो करना है। कंपनी ने एससीसीपी को क्या बोला, लाइसेंस तो तुमने रिवोक कर दिया है, हम एसेट ट्रांसफर नहीं करेंगे, जाओ कर लो जो करना है। फिर जो एससीसीपी है
वो कंपनी के अंदर मार्शल लॉ लगा देगा। क्या लगा देगा? कंपनी के अंदर। भाई कंपनी के अंदर मार्शल लॉ का मतलब, कंपनी के अंदर मार्शल लॉ का मतलब यह है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सबको घर भेज देगा और उनकी जगह अपना एक बंदा अपॉइंट करेगा जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। कंपनी की काया पलट हो गई। वो जो डायरेक्टर शेयर होल्डर ने अपॉइंट किए, मेंबर्स ने अपॉइंट किए हुए थे, सारे के सारे चले गए घर, और अब कौन आ गया? एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि उन लोगों ने, डायरेक्टर्स ने कमीशन की बात नहीं मानी थी, इस वजह से। और वो फिर डायरेक्टर वो काम करेगा जो करने चाहिए, यानी वाइंडिंग अप कंप्लीट करेगा, एसेट ट्रांसफर करेगा, वाइंडिंग अप कंप्लीट करेगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबर्स एंड ऑफिसर। जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी तो मुझे यह बताइए, जो इधर टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहा था बंदा, उसकी वजह से कंपनी को वाइंड अप कर दिया गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो कहे मैं तैयार हूं ऐसा दूसरी कंपनी को ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन दूसरी कंपनी को कहे, जैसे हॉस्पिटल में वो क्या करता था, वो इंडिया के जासूसों का इलाज करता था, इंडिया के जासूसों का, पता चला उस अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब इस बंदे ने ऐसा ट्रांसफर करने हैं, ये साथ वाले अस्पताल में जाके कहने लगा मैं सारी मशीनरी तुम लोगों को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूं, शर्त यह है कि जब यहां से तो कंपनी फारिग हो गई है, आप अपनी कंपनी के अंदर मुझे कोई डायरेक्टर या ऑफिसर का ओहदा दे दें, तो मैं आपको इस शर्त के ऊपर मैं आपको सारे एसेट्स आप वाले अस्पताल को ट्रांसफर कर दूंगा, वरना किसी दूसरे अस्पताल को कर दूंगा। हो सकता है कि नहीं? क्या इसकी इजाजत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में लॉ ने ये रूल निकाला हुआ, ऐसी सिचुएशन को सामने रखते हुए, इफ एसेट्स आर ट्रांसफर टू अनदर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, कि जब एसेट किसी दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को ट्रांसफर होंगे, द मेंबर, ऑफिसर एंड देयर फैमिली मेंबर, वो खुद, उनके रिश्तेदार, चाहे मेंबर है उस कंपनी, वो फर्स्ट कंपनी पहले, कैन नॉट हेल्ड ऑफिस इन न्यू कंपनी फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। 5 साल तक वो किसी दूसरी कंपनी में कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर, ताकि ये जो करप्शन का, ये रिश्वत का दरवाजा खुल सकता था, उसको इस प्रोविजन के जरिए बंद कर दिया। ऐसा ही है ना? अच्छी बात है कि नहीं? बाकी चाहे किसी और कंपनी में ऑफिसर डायरेक्टर बन जाए, जिस कंपनी में एसेट ट्रांसफर किए हैं उसमें नहीं बन सकता ऑफिसर। कितने साल तक नहीं बन सकता? ये है पूरा कंसेप्ट। क्विक रिकैप करें। लाइसेंस रिवोक हो गया, क्या करना है? 5 स्टेप्स होता है। स्टेप नंबर 1, एक्टिविटीज वगैरह खत्म कर देनी है, डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करनी, एसेट ट्रांसफर कर देनी है विद इन 90 days ऑफ टाइम। फिर विद इन 15 days रजिस्ट्रार को रिपोर्ट। फिर विद इन 30 days स्टार्ट एक्सेप्ट करेगा, वाइंडिंग अप स्टार्ट कर देगा। फिर हाँ, अगर रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करेगी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जा सकता है। और फिफ्थ लास्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबर। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या मुश्किल था जी? तो एक पर्सन की वजह से पूरी कंपनी को वाइंड अप होना पड़ा, तो पूरी कंपनी में से कोई भी दूसरी कंपनी में नहीं जा सकता। लॉ ने जैसे बोल दिया हमने वैसे ही अप्लाई करना होता है। ठीक है? यहां पे इस कंसेप्ट में मुझे बताएं, कहीं पे 90 days आ रहा है, कहीं पे 15 days आ रहा है, कहीं पे 30 days आ रहा है, कहीं पे 5 years आ रहा है। क्या फिर से? कहीं पे 90 days आ रहा है, कहीं पे 15 days आ रहा है, 30 days आ रहा है, 5 years आ रहा है। क्या मुझे एज इट इज डेज याद करने हैं कि आगे पीछे कर लूं? एज इट इज याद करने हैं। और कंपनी लॉ में फेल होने की एक बड़ी रीजन लिख लीजिए। कंपनी लॉ में फेल होने की एक बड़ी रीजन के कंसेप्ट को याद कर लिया है, डेज को याद नहीं किया। डेज मिक्स हो गए। सर क्या करें? 15 और 30 और 45 मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं चलता किधर 15 किधर 30 किधर 45। क्या ये कंसेप्ट टेस्ट कर रहा है? 15 इसमें कंसेप्ट नहीं है, ये रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट। क्या डेज में टेस्टिंग कर रहा है? इसका जवाब है यस कर रहा है। तो आपको डेज खास तौर पे याद करने हैं। जी फटाफट पूछिए। जी पूछिए। सर, ये जब एससीबी
नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं हो सकता कि जी जब लाइसेंस रिवोक हुआ तो चुपके से एसेट को बेच दिया जाए। उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब भूल गए, उन्होंने हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रजिस्ट्रार को, आपके ख्याल में 30 दिन में रजिस्ट्रार क्या करता है? वो यही देखता है कि मेरे पास लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आई थी कौन कौन सा एसेट इन्होंने शो करवाया था, और ये जो ट्रांसफर की रिपोर्ट जमा करवा रहे हैं इधर कौन कौन सा ट्रांसफर करवाया, उसको पता चल जाएगा, वो पकड़ लेगा उनको, ठीक है, फिर रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी सर एसेट ट्रांसफर करते हैं वो किस बेस पे करते हैं कि दूसरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो ट्रांसफर की बेस है कि सिमिलर होनी चाहिए। सर हो सकता है वो भी हमारी कंपनी हो दूसरी, 2 नंबर के लिए बना रही हो। इसका मतलब है कंसेप्ट समझ आ गए आपको, आगे चलते हैं। ये अगर मगर जब करना शुरू हो, अगर मगर करनी जरूर है, कंसेप्ट में नहीं, केस स्टडी में, जब वो केस स्टडी सामने आएंगी। केस स्टडी अभी आपको मैंने केस स्टडी अटेम्प्ट करना नहीं सिखाई, आपको ये पता है ना? हाँ जी, चैप्टर 1 कंप्लीट कर लें। चैप्टर 1 में थोड़ी सी 2-3 कंसेप्ट सिर्फ ऐसे हैं केस स्टडी वाले। चैप्टर 2 में भी 4-5 है केस स्टडी वाले। चैप्टर 3 में बेतहाशा प्रैक्टिस है। आपकी जो सही वाली जेन्युइन एग्जाम लेवल की केस स्टडी की प्रैक्टिस होगी ना, वो चैप्टर 3 से होगी। तो चैप्टर 1 और 2 में फिर ये ना कहेगा सर ने अभी तो केस स्टडी का अटेम्प्ट कैसे करनी है, सर डराते रहे हैं कि केस स्टडी में मसला आ सकता है, मसला, लेकिन अटेम्प्ट नहीं करवा, प्रैक्टिस नहीं करवाई, वो कब करवानी है? चैप्टर 3 में। चैप्टर 1 और 2 में भी हल्की हल्की होगी, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस कब होगी? चैप्टर 3 में। जी नॉट फॉर प्रॉफिट है, उसको लिखा हुआ रिकवरिंग मनी ओवर टू इट, दोस्तों को कैश पैसे देंगे वो डोनेशन करते हैं। रिकवरिंग मनी, क्या लिखा रिकवरिंग में? मनी ओवर टू इट, सर वो कह रहा है कि ये नॉट फॉर एसोसिएशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट। वेलफेयर की है, तो इसके बावजूद को क्रेडिटर कैसे करना है? क्रेडिटर कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस में लिखा हुआ है, पहला स्टॉप ऑल एक्टिविटी, कॉन्सिक्वेंसेस में लिखा हुआ है स्टॉप ऑल एक्टिविटीज एक्सेप्ट रिकवरिंग मनी ओव्ड टू इट, कि यानी जो इसको मनी रिसीवेबल है किसी से वो रिकवर करवा सकती है, बाकी नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि वो कौन से पैसे होंगे जो इसको रिसीवेबल हैं? वो असल में बता होंगे कौन से, वो इसने अपने एम्प्लॉयज को कुछ एडवांस दिया होगा, वो रिकवरेबल है। वो तो मैंने आपको ऐसा एग्जांपल दी ना कि लोन वगैरह दिया होगा ताकि आसानी से बात समझ आ जाए। प्रैक्टिस में ये लोन नहीं देती, वो तो बैंक देते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझाने के लिए लोन वाली एग्जांपल इजी थी इसलिए मैंने दी। अब आप थोड़ा टेक्निकली अगर डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये वो पैसे होंगे जो कुछ एम्प्लॉइज को एडवांस के तौर पे दिए होंगे, वो उनसे कहेंगे भैया एडवांस इसलिए दिया था अगले महीने ताकि आपकी सैलरी में से कट जाए, अब अगले महीने की नौबत ही नहीं आने, अब तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो उससे पैसे ले लेंगे। ठीक है जी। सर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ट्रांसफर करती है एसेट्स, अब वो तो ठीक है सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की बेस पे करती है, लेकिन ये भी तो वो कह सकती है कि आप हम आपको ये बेनिफिट देंगे या कुछ शर्त रख सकती है कि जिसकी वजह से वो है तो बहुत ज्यादा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो सिर्फ एक को करेगी तो वो किस बेस पे करेगी? इनका क्वेश्चन ये है कि सर एसेट्स है ना सारे, तो ऐसा होना चाहिए कि वो सारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये एक ही को सारे क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? क्योंकि फायदा तो तभी होगा जब एक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फायदा कब होगा? जब एक और दूसरा ये कि ये कौन सी, ये नॉर्मली वो होती है जो उसी इलाके में करीब तरीन होती है, ये देखा जाता है। एक हॉस्पिटल है ना, तो फिर ये नहीं होगा कि लाहौर में अगर एनजीओ के तो एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट रजिस्टर थी तो जाके वो मीरपुर में उसको दे दिया जाएगा, नहीं, लाहौर में ही किसी दूसरी करीबी तरीन, ताकि लोग भी इफेक्टेड ना हो, लोगों का भी तो फायदा देखना है, तो उसी इलाके को फोटो जाके फायदा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट खत्म हो गया। चले ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे कुछ पिछले 3-4-5 क्वेश्चन पेंडिंग, ऐसा ही है ना, तो कोशिश करेंगे आज टाइम मिला तो आज डिस्कस कर लें। ये वाला तो अभी कर लेते हैं, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वाला तो कर लेना। अच्छा अब सुने, ये छोटी सी केस स्टडी है, केस स्टडी का पहला असूल, और किसी भी क्वेश्चन का खास तौर पे केस स्टडी का, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। सबसे पहले क्या करना है? रिक्वायरमेंट पढ़नी। इसका मैंने असूल बताया हुआ क्यों? क्यों नहीं बताया हुआ? एग्जाम्पल से नहीं बताया हुआ? वो गाने वाली मिसाल नहीं दी थी? अच्छा चले, जब मैं छोटा था ना टीवी हम देखते थे। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि मैंने क्यों आपसे ये कहा कि केस स्टडी में हमेशा पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है,
टीवी देखते उसमें बात क्विज प्रोग्राम होते थे। तो आजकल जैसे वो अजीबोगरीब सी हरकतें चल रही होते हैं ना, हमारे जमाने में भी चल रही होते थे, लेकिन उसको थोड़ी कम अजीबोगरीब होते थे। तो उसमें एक क्विज में उसने सवाल पूछा, उसने कहा ऐसा है कि आपको एक क्लिप दिखाया जाएगा, उसके बाद वो कोई 30 सेकंड का क्लिप होता था, उसके बाद उस क्लिप के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा, वो जो मुकाबला करने आए थे, आपने उसका जवाब देना। उसने कहा ठीक है। उसने क्लिप चलाया, क्लिप में कोई गाना था। अब वो गाना शुरू, पहले वो एक बंदा आया, वो कुछ गा रहा था, फिर दूसरा उसका साथ पूरा बैंड था, कोई दूसरे लोग आए, तीसरे लोग आए, वो पहले एक जगह पे सीन था, फिर दूसरी जगह पे। अब जो देख रहा था ना, उसका माइंड प्रोसेसिंग कर रहा था, अच्छा ये कितने लोग आए हैं इसमें, क्योंकि एंड में कोई भी सवाल पूछ सकता है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल है, बैकग्राउंड में लोकेशन कौन सी है, लोकेशन कितनी दफा चेंज हुई है, वो सारा ये चीजें एवेल्युएट कर रहा था, साथ साथ हिसाब किताब लगा रहा था। एंड में जाके उसने सवाल पूछा, इस गाने में ये वाला लफ्ज कितनी दफा आया है? जवाब नहीं दे सका, गलत हो गया। समझ आ गई बात? क्यों? अच्छा, रिक्वायरमेंट उसने एंड में बताई। अगर यही वो क्लिप दिखाने से पहले सवाल पूछ लेता, रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, आपने बताना है कि इस गाने में ये लफ्ज कितनी दफा आया है, तो मुझे बताइए देखने वाले का माइंड डिफरेंट इररेलेवेंट चीजों के ऊपर फोकस कर रहा होता? उसका माइंड सिर्फ रिक्वायरमेंट को सामने रख के रेलिवेंट कंटेंट को एनालाइज कर रहा होता कि हर रेलिवेंट इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कर रहा था? बताइए। तो याद रखिए, जब केस स्टडी के अंदर आप पहले केस स्टडी को पढ़ना शुरू करते हैं, एंड में रिक्वायरमेंट नहीं, तो आपको नहीं पता, आपके माइंड को नहीं पता कि एंड में रिक्वायरमेंट क्या पूछेगा। आपका माइंड हर एंगल से उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होगा, प्रोसेसिंग आपके माइंड की ज्यादा, और वो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को भी एनालाइज कर रहा होगा, जो कि गलत है। लेकिन जब आप पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ लेंगे तो फिर इससे क्या फायदा होगा? आपका माइंड फोकस हो जाएगा, वो सिर्फ उस रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को ही, जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक रेलिवेंट है, उसी को एनालाइज कर रहा होगा। आपका आंसर भी फोकस और टू द पॉइंट होगा। इसीलिए केस स्टडी का पहला और सबसे बड़ा असूल आज आपको सिखा रहा हूं, क्या? पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है जी। आगे चले। कितने स्टूडेंट्स ने ये असूल लिखा है जो मैंने अभी बताया है? ये सिर्फ चंद 10% ने, हालांकि सबको लिखना चाहिए था। कोशिश करें, जो कंसेप्ट की सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन जो इधर गुर की बातें आपको बताई जाती है ना, टिप्स, एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स, वो लिख लिया करें। वो कई दफा किताबों में लिखी होती है, कई दफा नहीं लिखी होती। तो लिख मेरा भाई, क्या लिखा मेरे भाई ने? सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है। केस स्टडी में सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। बोले, केस स्टडी में सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। केस स्टडी में सबसे पहले रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट क्या है? स्पेसिफाई द पीरियड फॉर विच मेंबर्स एंड ऑफिसर ऑफ एसजीएच विल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस इन जीएच। हमें नहीं पता एसजीएच कौन है, हमें नहीं पता जीएच कौन है, लेकिन हमें यह पता है कि वो कोई टाइम पीरियड की बात कर रहा है। कह रहे मैसेज शरीर जनरल हॉस्पिटल। जैसे ही मैं हॉस्पिटल आया ना, मैंने कहा हॉस्पिटल, ये तो लगता है कोई एनजीओ हो सकती है। तो हॉस्पिटल के लफ्ज से मेरे जहन में एनजीओ आ गया। इज ए कंपनी रजिस्टर्ड एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, आगे उसने कंफर्म कर दिया कि ये एक ऐसी कंपनी है जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में है। लेकिन भाईजान, वो कंपनी के कैंडे पे तो नाम लिमिटेड आता है, इसमें क्यों नहीं है? नॉट फॉर प्रॉफिट है, इसलिए नहीं है। शाबाश। Commission revoked SGH license on 30th January 2020 and order transfer of all assets by 11 अप्रैल 2020। कमीशन ने 13 जनवरी को लाइसेंस रिवोक किया और कहा, ए भाई 11 अप्रैल तक सारे के सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दो। तो कब तक एसेट ट्रांसफर करने हैं? नहीं, 11 अप्रैल तक। हाँ, अब 90 डेज होता है, लेकिन एससीसीपी ने खुद ही कैलकुलेट करके शायद 90 डेज ही होंगे, 90 डेज ही बनते हैं। अच्छा, कभी काउंटिंग में एक आधा दिन आगे पीछे हो जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी। काउंटिंग में एक आधा दिन आगे पीछे होके ना, जैसे कोई कैलकुलेट करेगा तो हो सकता है डेट आ जाए 10 अप्रैल, कोई कैलकुलेट करे हो सकता है डेट आ जाए 12 अप्रैल। एक आधे दिन का प्रॉब्लम नहीं है। 11 अप्रैल क्या हुआ फिर? एसजीएच मैनेजमेंट ट्रांसफर्ड ऑल द एसेट्स टू गुड आई हॉस्पिटल। देख रहे हैं, जो ट्रांसफर हुआ, जिसके जो रिवोक हुआ वो भी हॉस्पिटल है, जिसको ट्रांसफर हुआ सिमिलर।
अनदर एसोसिएशन ऑफ अ प्रॉफिट ऑन 3 अप्रैल, 3 अप्रैल को ही सारे ट्रांसफर कर दिए। अब बताइए कि जो मेंबर और ऑफिसर है एसजीएच के, वो कितने अरसे तक कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते जीएच? हाँ जी, मुझे बताइए क्या केस स्टडी के अंदर हम जनरल सोल्यूशन दे कि 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट, या कि स्पेसिफिक सोल्यूशन दे जिसमें डेट कैलकुलेट करे कि 5 साल कब तक बनते हैं, 2025 तक, या कि दोनों बातें लिखनी चाहिए? दोनों लिखनी चाहिए। इसको हम कहते हैं जो जनरल बात होती है ना 5 year, इसको कहते हैं रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, ठीक है। और ये जब टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, ये असल में केस स्टडी का सॉल्यूशन होता है। जनरल प्रोविजन लिखे या ना लिखे आपकी मर्जी है, लेकिन याद रखें केस स्टडी में अगर डेट्स यूज हुई हैं, आपके सॉल्यूशन में भी डेट्स यूज होनी चाहिए। केस स्टडी में डेट अप्रैल 2020, ये डेट्स यूज हुई है ना, तो आपके सॉल्यूशन में भी डेट्स होनी चाहिए। डेट्स इसीलिए उसने दी है, कैलकुलेट करके लिखे। तो 5 year, तो ट्रांसफर कब किए हैं? 3 अप्रैल को। तो अब 5 साल तक नहीं कर सकते, इसका मतलब है 3 अप्रैल 2025 तक वो इस कंपनी में नहीं आ सकते। कि 3 का दिल है 3 लिख दे, 2 का दिल है 2 लिख दे, कि 2 अप्रैल 2025 तक होल्ड नहीं कर सकते। हाँ, किसी और कंपनी में कर सकते हैं, बिल्कुल। लॉ ने देखे देखे क्लियरली बताया हुआ है कि वो 5 साल तक किस में पोजीशन होल्ड नहीं करेंगे, जिसमें एसेट ट्रांसफर किया है, कि किसी में भी नहीं, इसमें एसेट ट्रांसफर किया। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम? चले इसको करते हैं क्लोज। अब हम आते हैं कि प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, किसकी तरफ आते हैं? प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल किसकी तरफ आते हैं? क्या जिंदा लाशें बन के बैठे, क्या मसला, क्या बोलते क्यों नहीं है? क्या जी? जी जी बताइए बताइए। थोड़े बहुत पैसे देकर तो उससे कंपनी रजिस्टर करवा दी। तो रेवोकेशन में भी अगर रेवोक हो गई है तो लेने को पैसे देकर दोबारा से करवा सकते हैं उसे? नहीं नहीं नहीं, वहां वो असिस्टेंस ले सकते हैं, असिस्टेंस ले सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम कंसेप्ट समझेगा इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले तो याद रखिए, ये कंसेप्ट सीखे कि कब आपके लिए कंपनी बनाना रिक्वायर्ड है, कब आपके लिए कंपनी बनाना रिक्वायरमेंट। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? कंपनी बनाने का प्रोसेस। तो पहले तो ये जान ले कि कब कंपनी बनाना रिक्वायर्ड है। वैसे तो आपकी मर्जी है, रिक्वायर्ड नहीं भी है फिर भी कंपनी बनाना चाहे बना सकते हैं, ठीक है। आपके यहाँ सारी असाइनमेंट कर ली हमने, लॉ की असाइनमेंट भी कर ली, केस स्टडी भी कर ली, 2-2.5 घंटे अभी भी है दिन में, टाइम गुजारे नहीं गुजरा, क्या करें, फारिग बैठ। चलो ऐसा करते हैं, कंपनी बनाते हैं। तो चाहे खुद से अपनी मर्जी से वॉलंटरी बेसिस पे भी कंपनी बना सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में कंपनी बनाना रिक्वायर्ड है। वो सुन ले कब रिक्वायर्ड है। पहली सिचुएशन, अगर कुछ लोग आपस में मिलके प्रॉफिट पर्पस के लिए बिजनेस कर रहे हैं, अगर कुछ लोग आपस में मिलके प्रॉफिट पर्पस के लिए बिजनेस कर रहे हैं और उनकी तादाद 20 से ज्यादा हो जाती है, उनकी तादाद कितनी हो जाती है? अगर 20 से ज्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस करे, जैसे पार्टनरशिप है, उसमें पार्टनर्स की तादाद 20 से ज्यादा हो जाए, उनके लिए लाजमी है कि अपने आप को कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवाएंगे। अगर रजिस्टर नहीं जब 20 से ज्यादा लोग आपस में मिलके प्रॉफिट पर्पस के लिए बिजनेस करे, क्योंकि 20 एक रीजनेबल लिमिट है, 20 से ज्यादा का मतलब है साइज ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा हो गया, अब आपको कंपनी के तौर पे रजिस्टर होना चाहिए। तो कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है। अगर मेंबर्स की तादाद 20 से ज्यादा है, लोगों की तादाद,
पर्सन की तादाद 20 से ज्यादा है और आप उस बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट नहीं करवाते, तो फिर आपको लेवल 1 की पेनल्टी पड़ेगी, फाइन पे करना पड़ेगा थोड़ा सा। और फिर जो जितने भी लोग या पर्सन वो बिजनेस कर रहे हैं वो सारे के सारे पर्सनली लायबल हो जाएंगे। भाई बात समझ आए? तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जब 20 से ज्यादा लोग मिलके प्रॉफिट पर्पस के लिए बिजनेस करें तो उसे कंपनी के तौर पर रजिस्टर। हाँ जी, लेकिन इस रूल की कुछ एक्सेप्शन भी हैं। यानी एक्सेप्शन का मतलब क्या है? जब कंपनी के तौर पे रजिस्ट्रेशन करवाना रिक्वायर्ड नहीं है। काम की एक्सेप्शन एक ही है, बाकी रटे वाले पॉइंट ही है। सुन ले क्या एक्सेप्शन है। जब कोई भी ऐसे 20 से ज्यादा लोग जो बिजनेस तो कर रहे हैं, प्रॉफिट पर्पस के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो किसी अदर लॉ में, जैसे किसी अदर सोसाइटीज या एसोसिएशन से रिलेटेड किसी अदर लॉ में रजिस्टर्ड हो, उनके लिए अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड नहीं है। यहां पे पार्टनरशिप का जिक्र नहीं हो रहा। पार्टनरशिप की तादाद अगर 20 से ज्यादा हो, कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है। पार्टनरशिप के अलावा अगर कोई दूसरा कोई भी इदारा है, एसोसिएशन है, ठीक है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनकी अगर तादाद 20 से ज्यादा होती है तो उनके लिए जरूरी नहीं है। ये बात समझ आ गई? पार्टनरशिप में 20 से ज्यादा हो तो जरूरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की तादाद 20 से ज्यादा हो तो जरूरी नहीं है। अच्छा, पार्टनरशिप में भी एक एक्सेप्शन है। पार्टनरशिप में अगर प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो, यानी ऐसी सर्विसेज परफॉर्म की जा रही है जो प्रोफेशनल, जैसे लॉयर्स, जैसे अकाउंटेंट्स, ये जो आपकी सीए फर्म्स होती हैं, इनमें बात कुछ फर्म्स के जो है वो 40-40, 50 मेंबर्स भी हो सकते हैं। पार्टनरशिप है 20 से पार्टनर एक्सीड कर रहे हैं, लेकिन फर्म कौन सी है? प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स। तो फिर उसके पार्टनर्स की तादाद अगर 20 से ज्यादा भी है तो चूंकि प्रोफेशनल सर्विस है, कंपनी के तौर पर रजिस्टर करना रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन याद रखें, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल है, सीएमए प्रोफेशनल है, एमबीए को प्रोफेशनल की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। ठीक है, एमबीए को प्रोफेशनल की कैटेगरी में, अगर 25 एमबीए मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, कंपनी के तौर पर रजिस्टर करना रिक्वायर्ड है कि नहीं? रिक्वायर्ड है। 25 चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, वो रिक्वायर्ड नहीं है। फर्क समझ आ रहा है? 20 से ज्यादा लोग जब भी इकट्ठे होकर प्रॉफिट पर्पस के लिए बिजनेस करेंगे, कंपनी के तौर पर रजिस्टर करना रिक्वायर्ड है, लेकिन किसके लिए नहीं रिक्वायर्ड? कोऑपरेटिव सोसाइटी या ऐसी एसोसिएशन जो किसी अदर लॉ में रजिस्टर्ड है। और किसके लिए नहीं रिक्वायर्ड? प्रोफेशनल। और किसके लिए नहीं? अभी ये बाकी ये 2 पॉइंट रटे वाले। जॉइंट फैमिली बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, या पार्टनरशिप ऑफ 2 या 2 से ज्यादा जॉइंट बिजनेस, उनमें ये रिक्वायर्ड। जॉइंट बिजनेस क्या होता है? जॉइंट बिजनेस ये होता है, वो आपने देखा कभी वो इंडियन जो ड्रामे होते हैं, कभी उसमें वो बड़ी सी मेज है, उसके ऊपर पूरी फैमिली आ रही होती है। वो दादाजी जो जब आए थे, क्या मुंबई में आए थे, उनके पास 10 रुपए थे, उन्होंने 10 से 10 लाख, 10 लाख से 10 करोड़, ऐसे ही होता है ना, 10 अरब रुपए हैं। बच्चे ने कहा, पापा मैंने स्कूल के साथ कोई फंक्शन पे जाना है, कहीं पे सैर करने के लिए जाना है, मुझे 200 करोड़ दे दीजिए। वो कहता नहीं, इतने ज्यादा पैसे तुमने क्या करने हैं, जाओ तुम्हें सिर्फ 100 करोड़ मिलेगा। वो ऐसे लगता है दुनिया की ओर चल रही है, ऐसे मतलब बैठे बैठाए गरीब फील करना शुरू हो जाता है अपने आप, अच्छा वाला बंदा। उसमें नॉर्मली ये होता है कि फैमिली ओन बिजनेस, ऐसा असल में ना जो इंडियन कल्चर होता है, हिंदू कल्चर, उसमें ये होता है कि अपना तरीकाकार होता है, उसमें लोग फैमिली फार्म में बिजनेस करना पसंद करते हैं। तो उसमें बहुत से लोग फैमिली है ना, वो एक पूरी जो तीसरी चौथी नस्ल भी बात हो सकता है वो इकट्ठे बिजनेस कर रही हो, इसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, शायद टेक्स्ट में भी आपने सुना हो। तो जो उनका कल्चर है, तो वहां पे अगर ये दोनों एक्सेप्शन उनके लिए है बेसिकली, कि अगर पाकिस्तान में, ये पंजाब में तो ऐसा नहीं है, सिंध साइड पे काफी ऐसी फैमिलीज हैं जो बिजनेस करती हैं, ये
तो अगर ऐसे जो जॉइंट फैमिली है जो मिलके बिजनेस कर रहे हैं और उसमें फैमिली, हमारे यहाँ भी बात बात ऐसा होता है ना, वालिद साहब के साथ जो है वो बेटे भी दुकान चला रहे हैं, उसके बाद बेटों के आगे बेटे जो है वो भी हो सकता है दुकान। तो ये आप अगर देखें ना तो असल में कोई ये ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं है, इसे कहते हैं जॉइंट फैमिली बिजनेस। वो कह रहे हैं इस जॉइंट फैमिली बिजनेस में अगर जो मालिकान है, ठीक है, दादाजी के आगे वो बेटे, बेटों के आगे बेटे, इनकी तादाद 20 से ज्यादा हो जाए तो इनके लिए भी कंपनी फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कराना रिक्वायर्ड नहीं है। और इधर एक फैमिली, जॉइंट फैमिली, और फिर दूसरी तरफ दूसरी जॉइंट फैमिली, ये दोनों मिलकर अगर बिजनेस करना शुरू कर दें, तो कौन कौन सी फैमिली मशहूर है उधर इंडिया में? एक अंबानी फैमिली है, दूसरी कौन सी? टाटा। ये अंबानी फैमिली और टाटा, यानी जॉइंट फैमिली ऑलरेडी है, जॉइंट फैमिली ने मिलके दूसरी जॉइंट फैमिली के साथ बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो वो भी कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड नहीं है अगर टोटल मेंबर्स की तादाद 20 तक हो। ये अजीब सी बात है, ये मुझे भी समझ नहीं आई आज तक कि जब टोटल मेंबर्स की तादाद 20 की लिमिट लगा दी तो फिर इसे एक्सेप्शन में लिखने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन बाहर अल्लाह है, जैसा है वैसा है। जॉइंट फैमिली वाला कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं? बात समझ आ गई? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अभी तक के कंसेप्ट में हमने सिर्फ एक चीज सीखी है। क्या चीज सीखी है? कि किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपनी के तौर पे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है और किन के लिए जरूरी नहीं है। 4 नंबर के साथ एक्सेप्शन पूछेगा तो चारों बातें लिख देंगे। चले, आज का ये सारा जो आपका कंसेप्ट है ना, जितना भी हम ये सारे का सारा रटे वाला कंसेप्ट है। जो अभी इससे पहले हमने रेवोकेशन पढ़ा वो भी रटे वाला कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे पूछते नहीं है, मैं भी भूल जाता हूं। लेक्चर के एंड पे हमेशा मुझसे पूछ लिया करें, सर आज जो कुछ पढ़ा इसमें कौन सा वाला हमने याद करना है और कौन से वाला से अंडरस्टैंड करना है, कौन से वाला केस स्टडी करना है वगैरह वगैरह, मैं बता दिया करूंगा। बहरहाल आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ याद करने वाले रटे वाला। आगे चलते हैं। अब हमें पता चला, ओए हम तो 25 लोग, अच्छा हम हैं 4 लोग मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे लिए कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराना रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर हमारा दिल कर रहा है कि कंपनी बनानी चाहिए, बना सकते हैं? बिल्कुल। इस 20 से ज्यादा वालों के लिए तो रिक्वायर्ड है, 20 से कम वालों के लिए ऑप्शनल है, चाहे बनाए। हमने कहा कंपनी बनाएंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। कितनी तरह की कंपनी बना सकते हैं जरा बताएं? बाय स्टेटस, सिंगल मेंबर कंपनी भी बना, बाय स्टेटस भी, कंपनी की क्लासिफिकेशन डिफरेंट वे में होती है, बाय स्टेटस भी है, बाय लायबिलिटी है। चाहे तो सिंगल मेंबर कंपनी बनाए, चाहे प्राइवेट कंपनी अदर देन एसएमसी, चाहे पब्लिक अनलिस्टेड, चाहे पब्लिक लिस्टेड। फिर उसके बाद लायबिलिटी की बात करें, चाहे लिमिटेड बाय शेयर बनाए, लिमिटेड बाय गारंटी बनाए, चाहे सिर्फ पब्लिक सेक्टर इस लिस्ट में नहीं आती। पब्लिक सेक्टर हम थोड़े बनाएंगे, वो तो गवर्नमेंट बनाएंगे। भाई यहां पे क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलते लेक्चर में टांग नहीं उड़ाने का। ये पहले लेक्चर में बताया था ना, वरना दरमियान में रह जाना लेक्चर। लेक्चर के बाद देखिए पॉइंट, चेक पॉइंट आएगा क्लास के स्टार्ट में भी, कल भी पूछ लूंगा अगर आज चेक पॉइंट फर्ज कीजिए मजीद नहीं आता तो आप जितने मर्जी क्वेश्चन पूछिए, लेकिन वो ना असल में टेम्पो रोड जाता है टेम्पो। तो किधर थे हम? हाँ आगे चलते। कंपनी बनाने रिक्वायर्ड है। भाई बताओ, सेलेक्ट करो कौन सी कंपनी बनाने का इसमें से? पब्लिक लिस्टेड, ठीक है। तो लिमिटेड बाय शेयर या अनलिस्टेड बना लेते हैं। लिस्टेड में एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी, पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रार के पास तो रजिस्ट्रेशन करवा ले, फिर स्टॉक एक्सचेंज में चले जाएंगे। पब्लिक कंपनी बना रहे हैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ओके। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी के अनलिमिटेड, और रेयर की तरफ ना जाए, लिमिटेड बाय शेयर कराएं। क्यों आप खुद अपने आप बैल मुझे मार, अपनी लायबिलिटी खुद अनलिमिटेड करें। लिमिटेड बाय, इसमें से फैसला किया पब्लिक, इसमें से फैसला किया लिमिटेड बाय शेयर, ओके। है कंपनी एक ही, क्या पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है? हाँ ना, हाँ ना। अगर आपने एसएमसी का फैसला किया बनाने का तो उसका असूल सुन लें। अगर सिंगल मेंबर कंपनी बनानी है तो वो एक प्राइवेट कंपनी होगी। प्राइवेट कंपनी सिंगल, पब्लिक कंपनी सिंगल मेंबर नहीं होती। पब्लिक कंपनी में 2 ही टाइप्स, अनलिस्टेड और लिस्टेड है।
सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट कंपनी की टाइप है। प्राइवेट कंपनी होगी जिसका एक ही मेंबर होगा जो डायरेक्टर भी होगा, ठीक है, वही मेंबर डायरेक्टर भी होगा। इसको इक्वल टू 1 नहीं रखें, ये डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, जितनी भी डिटेल आपके सामने होती है। प्राइवेट कंपनी वो सोल मेंबर एक सक्सेसर को नॉमिनेट करेगा, ठीक है, यानी यूं समझे सक्सेसर से मुराद ये है किसी को ट्रस्टी को नॉमिनेट करेगा। ट्रस्टी को, और ट्रस्टी को कहेगा मेरी बात सुन, मेरी वसीयत लिख ले, ए ट्रस्टी, ए मेरे काबिल एतबार दोस्त, मेरी वसीयत लिख दे कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे सारे जितने भी कंपनी के एसेट्स है ये मेरे बच्चों को ट्रांसफर कर देना, ठीक है। फर्ज कीजिए 2 बच्चे, दोनों को ट्रांसफर कर देना, ये उस बंदे को बताएगा। फिर जब इसकी डेथ हो जाएगी, डेथ ये बेसिकली नॉमिनेट इसलिए करता है, ये इसलिए करता है सोल मेंबर के जब इसकी डेथ हो जाए ना तो उसके बाद कंपनी को चलाने के लिए कोई बंदा जरूर हो, क्योंकि सोल मेंबर अगर कोई दूसरे मेंबर होते तो हम फिर भी ये कह सकते थे दूसरे लोग चलाते रहेंगे। अगर सोल मेंबर है उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद वाली वारसान तक जो ऐसे ट्रांसफर करने हैं, शेयर वाला ट्रांसफर करने हैं, इस कंपनी का जो कुछ भी है प्रॉपर्टी है ना, तो वो ट्रांसफर करने तक दरमियान में कुछ अर्सा जो है वो तो बिजनेस चलाना है, तो इसलिए ये एक नॉमिनी को अपॉइंट करता है। वो नॉमिनी इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हेयर नहीं है, उसके वाली वारसान में शामिल नहीं है, वैसे उसका कोई दोस्त होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, कुछ दिन तक तो ये बिजनेस चलाएगा, फिर इसके बाद क्या मुझे बताएं, इसकी डेथ होगी सोल मेंबर की, बिजनेस ये चला रहा है, क्या ये हमेशा बिजनेस चलाएगा कि इसे उसके वारसान में ट्रांसफर करना है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हेयर्स है, उनमें ट्रांसफर करेगा, ठीक है। कैसे? एज पर लॉ। अगर तो जो मरने वाला जो मुसलमान है तो एज पर इस्लामिक लॉ जो भी ट्रांसफर होगा उसके मुताबिक कर दिया जाएगा। अगर नॉन मुस्लिम है तो जो भी रेलिवेंट एप्लीकेबल लॉज है उनका उसके मुताबिक एज ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनकी तादाद 1 से ज्यादा है तो याद रखें फिर इस सिंगल मेंबर कंपनी को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, किसमें? रेगुलर प्राइवेट कंपनी में। क्यों भला? क्योंकि मेंबर्स की तादाद मोर देन 1 हो जाएगी, ठीक है। जब वो एक्स्ट्रा भाई, ये बात समझ आ गई है? आगे चलते हैं ना। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस, पहला स्टेप टाइम क्या हुआ? हो गया टाइम? चले ठीक है, कल फिर ऐसा करते हैं, कल आपका क्विज नहीं होगा, कल ये हम कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं वो, और फिर पास पेपर के भी कुछ क्वेश्चन मैं निकाल के लेके आऊंगा, वो भी डिस्कस करेंगे। यानी कल हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होगा और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आपने चैप्टर 1 की रिवीजन कर लीजिए, हो सकता है परसों टेस्ट रख लिया जाए आपका, मे बी नेक्स्ट वीक में हो तो कोई बात नहीं, एक दिन में 2 टेस्ट हो सकते हैं, तो पाबंदी है। मुश्किल हो, चलिए ठीक है, चलिए उसका कुछ फिर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपने चैप्टर 1 को हम टेस्ट के लिए तैयार, नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट होगा चैप्टर 1 का, अभी बता रहा हूं, इसकी फिर तैयारी आपने शुरू कर देनी रिवीजन कर। नहीं सैटरडे को नहीं, हमारी क्लासेस इस सब्जेक्ट की क्लासेस हफ्ते में 5 दिन होगी, इस सब्जेक्ट की सब हमारे 5 दिन होगी, हफ्ता इतवार क्लासेस नहीं होगी, उनमें कोई टेस्ट या दूसरी एक्टिविटीज हम प्लान करेंगे, कुछ मीटिंग वगैरह भी मैं प्लान करता हूँ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स की। हाँ जी, मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब में यही रूल है, बाकी टीचर्स की अपनी अपनी मर्जी है, ठीक है। वो अपने सिलेबस के लिहाज से, कुछ अपनी प्रैक्टिस, अपने प्लान के लिहाज से हर टीचर चलता है, ठीक है जी। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, बाकी रेलिवेंट टीचर ही आपको बताएंगे। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।